गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। अपन चल रहे हैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान, और राजस्थान के सामान्य ज्ञान में अपन बात करने जा रहे हैं आज एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान में किसान आंदोलन। यदि हम भारतीय इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं, प्रारंभ से लेकर के जब से शासन व्यवस्था रही है किसी न किसी रूप में, चाहे वो भारतीयों के हाथ में रही हो चाहे अंग्रेजों के हाथ में, पूरे भारत में बड़े पैमाने पर किसानों के आंदोलन हुए। और आंदोलन का मुख्य जो कारण रहा है वो विभिन्न प्रकार की लगान और कर की दरें रही। अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा भी भारतीयों पर बहुत बड़े पैमाने पर कर, लाग बाग, लगान आदि लगाई जाती रही है। और इस कारण से समय समय पर यत्र तत्र इस प्रकार के किसान आंदोलनों ने जन्म लिए। और आज जब हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं, आज जब हम एक संप्रभु राज्य हैं और स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं, उसके बावजूद भी किसानों की समस्याएं समाप्त नहीं हुई। 2020 गुजर गया, 2021 चल रहा है, और इस समय भी दिल्ली के आसपास हरियाणा, पंजाब और अन्य स्टेट्स के किसान आंदोलनरत हैं। इसका भी कारण इसी प्रकार की कुछ बातें रही है जो पूर्व में रही थी, यानी किसानों की समस्याओं का निराकरण आज 21वीं सदी तक भी जाकर नहीं हो पाया। 15वीं-16वीं शताब्दी से शुरुआत हुई ये समस्याएं आज 21वीं सदी में प्रवेश करने के बाद भी यथावत बनी हुई है। खैर, चलिए अपन बात करते हैं राजस्थान में किसान आंदोलनों की। राजस्थान का जो बहुचर्चित किसान आंदोलन अपने आप में इतिहास समेटे हुए है वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। और बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था 1897 से लेकर के 1941 ईस्वी तक। यह भारत का पहला अहिंसक किसान आंदोलन था और बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद कुछ हद तक किसानों की मांगे मानी गई। ये बिजोलिया जो किसान आंदोलन था वास्तव में मेवाड़ रियासत का एक छोटा सा परगना बिजोलिया, जिसकी स्थापना अशोक परमार ने की थी। अशोक परमार के बारे में बता दूं मैं आपको। अशोक परमार राणा सांगा का एक सैनिक था और इस अशोक परमार की विशेष योग्यता से प्रभावित होकर सांगा ने ऊपरमाल का भूभाग इसे प्रदान किया इनाम के तौर पर। और ये ऊपरमाल का जो भूभाग था इसी को बिजोलिया के नाम से जाना गया, यानी कि अशोक परमार ने बिजोलिया नामक ठिकाने की एक प्रकार से स्थापना की थी। राणा सांगा से ये बिजोलिया उसको इनाम के तौर पर मिला था। यहाँ बिजोलिया में कई प्रकार के कर लगे हुए थे जिनको लाटा, कुंता, लागबाग या बेट बेगार के नाम से जाना जाता है। लांटा जो था वो कटी हुई फसल का आधा भाग कहलाता था, यानी कि किसान जब फसल बोता था, फसल बोने के पश्चात जब फसल काट लेता था तो जितनी भी फसल होती थी उसका आधा भाग जो कर के रूप में लिया जाता था उसको लांटा कहा जाता था। और कुंता का मतलब था कूंतना, यानी कि अनुमान लगाना। यह तब लगाया जाता था जब फसल खेत में खड़ी रहती थी और खड़ी फसल का अनुमान लगाने के बाद उसका आधा या तिहाई भाग जो भी दर तय होती थी उसके आधार पर आधा या तिहाई भाग कर के रूप में लिया जाता था। जितनी भी फसल हो, चाहे फसल का नुकसान किसान को क्यों ना उठाना पड़े, एक बार जो अनुमान हो जाता था उतना अनुमान के आधार पर कर देना ही पड़ता था। इसको कुंता कहा जाता था। जो विभिन्न प्रकार की लाग बाग थी वो उत्तराधिकार के समय लिए जाते थे, यानी कि एक ठिकानेदार जब अपना कार्यकाल पूरा करता था, नया ठिकानेदार जब कार्यभार ग्रहण करता था, उस समय उत्तराधिकार के नाम पर विभिन्न प्रकार के जो कर लिए जाते थे उनको लाग बाग कहा जाता था। और ये जो बिजोलिया ठिकाना था इसमें इन्हीं लाग बाग, कर, बेट बेगार के विरोध में सबसे पहले 1897 में साधु सीताराम दास ने कुछ छोटे किसानों को लेकर आंदोलन प्रारंभ किया था। यानी कि आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय जो है साधु सीताराम दास को दिया जाता है। 1897 ईस्वी में उसने आंदोलन प्रारंभ किया था। उस समय बिजोलिया के ठिकानेदार हुआ करते थे कृष्ण सिंह, और कृष्ण सिंह ने कुल मिलाकर बिजोलिया ठिकाने में किसानों के ऊपर 84 प्रकार के कर लगा रखे थे।
करशन सिंह ने 84 प्रकार के कर लगा रखे थे जो किसानों को किसी न किसी रूप में नगद या फसल के रूप में, अनाज के रूप में देना पड़ता था। और इसी करशन सिंह ने सन 1903 में एक कर लगाया जिसको चंवरी कर कहा जाता था। यानी कि गांव में किसी भी व्यक्ति के यहाँ पर अगर उसकी बच्ची की शादी होती थी तो चंवरी कर के रूप में 5 रुपए जनता को, आम व्यक्ति को, आम नागरिक को, ठिकानेदार को देने पड़ते थे। इसको चंवरी कर कहा जाता था, जो करशन सिंह ने 1903 में बिजोलिया के किसानों के ऊपर लगाया था, जो 5 रुपए के रूप में अदा करना पड़ता था। करशन सिंह के पश्चात 1906 में बिजोलिया के ठिकानेदार बने थे पृथ्वी सिंह। 1906 में बिजोलिया के ठिकानेदार बने पृथ्वी सिंह। इन्होंने उत्तराधिकार के समय यानी कि राज्याभिषेक जब राजतिलक जब हुआ था तब तलवार बंधाई के नाम से कर वसूला। यानी कि नया ठिकानेदार जब पदभार ग्रहण करता था तब उसकी कमर पर तलवार बांधी जाती थी नए ठिकानेदार के रूप में। उसी के नाम पर जनता से तलवार बंधाई नामक कर पृथ्वी सिंह ने वसूला था 1906 में। और इसी कारण से ये आंदोलन फिर गति पकड़ता चला गया। और इस आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका जो थी धाकड़ जाति के किसानों की थी। वास्तव में ये जो धाकड़ जाति के लोग थे वो इस बिजोलिया नामक इलाके में थे और ये किसान थे, और इन किसानों ने ही आखिरकार इस आंदोलन की रूपरेखा तय की और आंदोलन में प्रारंभ किया था। सन 1897 में जब आंदोलन प्रारंभ हुआ तब गिरधारीपुरा नामक गांव में एक बैठक की गई ग्रामीणों के द्वारा। गिरधारीपुरा नामक गांव में 1897 में एक बैठक की गई और 2 व्यक्तियों को चुना किसान नेता के रूप में। एक थे नानजी पटेल और दूसरे थे ठाकरी पटेल। इन 2 नेताओं को किसानों ने अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनकर मेवाड़ महाराणा के पास भेजा कि आप वहां पर जाकर हमारी बात को, हमारी समस्या को उनके सामने रखें ताकि जो विभिन्न प्रकार की लागबाग कर बेट बेगार है इनको समाप्त किया जा सके। ये दोनों किसान नेता नानजी पटेल और ठाकरी पटेल शिकायत लेकर मेवाड़ महाराणा के पास पहुंचे, लेकिन मेवाड़ में उदयपुर में लगातार 6 माह तक वहां पर रहने के बावजूद भी इनकी महाराणा से मुलाकात नहीं हो पाई। लगातार 6 महीने तक ये लोग वहां पर डटे रहे महाराणा से मुलाकात करने के लिए, लेकिन इनकी मुलाकात महाराणा से नहीं हो पाई। और जब करशन सिंह को इस बात का पता चला कि उनकी शिकायत लेकर ये 2 व्यक्ति मेवाड़ महाराणा के पास गए तो करशन सिंह ने इन दोनों को बिजोलिया से निर्वासित कर दिया। मजबूरन इनको बिजोलिया छोड़ना पड़ा था। करों के विरोध में ब्रह्मदेव, साधु सीताराम दास एवं फतेहकरण चारण, इनके नेतृत्व में किसानों ने भूमि पड़त रखी। पड़त रखने का मतलब खाली छोड़ देना, यानी कि उस पर फसल नहीं बोना। इन्होंने 1 साल तक लगान, लागबाग, कर आदि के विरोध में किसानों ने उस भूमि पर एक भी फसल नहीं उपजाई, फसल नहीं ली, ताकि ठिकानेदार को कर नहीं देना पड़े। और 1916 में यहाँ पर ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, 1916 में साधु सीताराम दास और मगनलाल बिल्लू ये किसान नेता थे। इनके आग्रह पर विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम भूप सिंह था, ये आंदोलन से जुड़ गए और यहीं से इस आंदोलन की रूपरेखा बदल जाती है, आंदोलन का तरीका बदल जाता है और सारा का सारा आंदोलन का नेतृत्व जो है वो विजय सिंह पथिक के पास में, उनके हाथों में आ जाता है। मैं आपको बता दूं, पथिक को राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। इसके अलावा इनको ऊपरमाल का महात्मा और ऊपरमाल का लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है। ये वास्तव में विजय सिंह पथिक के उपनाम हैं। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक, ऊपरमाल का महात्मा और ऊपरमाल का लोक देवता के नाम से विजय सिंह पथिक प्रसिद्ध रहे हैं। 1917 में पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की और इसका अध्यक्ष बनाया उन्होंने श्री मन्नाप पटेल को। 1917 में पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करके श्री मन्नाप पटेल को इसके अध्यक्ष बनाया। और फिर इस आंदोलन की तीव्रता के कारण से सरकार ने एक आयोग का गठन किया 1919 में। इस आयोग का नाम था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। 1919 में गठित बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग ने लागबाग और कर आदि समाप्त करने की सिफारिश की, किंतु सरकार ने इनकी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया, या यूं कहें सरकार ने इनकी सिफारिश पर कोई भी गौर नहीं किया, कोई निर्णय नहीं लिया, यानी कि उनको नजरअंदाज कर दिया। और उसके पश्चात 4 फरवरी 1922 को
राजपूताना के एजीजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल राजस्थान के एजीजी रॉबर्ट होलैंड बिजोलिया आए और इन्होंने इस एक आंदोलन को समाप्त करने के लिए एक समझौते का प्रारूप तैयार किया। किसानों की तरफ से इस समझौते के लिए एजीजी के सामने अपना पक्ष रखने के लिए राजस्थान सेवा संघ के माणिक्यलाल वर्मा, मोतीलाल पटेल और रामनारायण चौधरी, इन 3 व्यक्तियों ने किसानों का पक्ष रखा। एजीजी रॉबर्ट होलैंड थे, उनके सामने किसानों ने अपना पक्ष रखा और 11 जून 1922 को एक समझौता संपन्न हो गया। 11 जून 1922 को एक समझौता संपन्न हो गया और इस आंदोलन ने विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, अभ्युदय के लिए बता दूं ये सब समाचार पत्रों के नाम है। अभ्युदय प्रयाग यानी कि इलाहाबाद से प्रकाशित होता था, यशस्वी जो कोलकाता से प्रकाशित होता था। इन समाचार पत्रों से पूरे आंदोलन को पूरे भारत में इतना लोकप्रिय बना दिया कि भारत के विभिन्न कोने से इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए, लाग-बाग समाप्त करने के लिए, करों में सुधार करने के लिए आवाजें उठने लग गई और 1927 में पथिक आंदोलन से अलग हो गए, यानी कि इन्होंने जो अपनी भूमिका थी वो भूमिका निभाई और अब आंदोलन की बागडोर जो थी जमनालाल बजाज व हरि भाऊ उपाध्याय के हाथ में सौंप दी और 1927 के बाद से ही जमनालाल बजाज और हरि भाऊ उपाध्याय ने इस आंदोलन की बागडोर संभाली, नेतृत्व किया और 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री हुआ करते टीवी राघवाचारी। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री टीवी राघवाचारी के निर्देश पर मेवाड़ के राजस्व मंत्री बलवंत मोहन सिंह मेहता और किसानों की तरफ से माणिक्यलाल वर्मा, इनके बीच में एक समझौता संपन्न हो गया। 1941 में समझौता हुआ था। ठीक, मेवाड़ की तरफ से भाग लिया था इसमें बलवंत मोहन सिंह मेहता ने, जो बलवंत मेहता के नाम से प्रसिद्ध, जो संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे, और इसके अलावा किसानों की तरफ से समझौता किया था माणिक्यलाल वर्मा ने। यह समझौता 1941 में संपन्न हुआ और किसानों को उनकी जमीनें वापस दे दी गई। इस प्रकार से 1897 से शुरू हुआ यह आंदोलन 1941 में जाकर समाप्त हुआ था। ये बिजोलिया जब किसान आंदोलन हुआ उसके पश्चात अन्य अनेक क्षेत्रों में भी आंदोलनों के विरुद्ध आवाज उठने लग गई। एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ बेंगू किसान आंदोलन 1921 से 1925 में चला। बेंगू जो पहले भीलवाड़ा में हुआ करता था, जो आज इस समय वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में है, और चित्तौड़गढ़ में ये आंदोलन जो था वो मेनाल के निकट बेंगू गांव से प्रारंभ हुआ। मेनाल जहाँ का झरना काफ़ी फेमस है, वहाँ के पास बेंगू गांव से इस आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है और इस आंदोलन को नेतृत्व करने का कार्य सौंपा गया रामनारायण चौधरी का और नेतृत्व की बागडोर इनको सौंपी थी विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक स्वयं इस आंदोलन से जुड़े नहीं थे, बल्कि उन्होंने इस आंदोलन को रामनारायण चौधरी के हाथ में सौंप दिया। इन्होंने बहुत ही सफल नेतृत्व इसका किया था। बेंगू के तत्कालीन ठाकुर हुआ करते, जागीरदार हुआ करते थे अनूप सिंह और किसानों के मध्य 1923 में एक समझौता हुआ, लेकिन किसानों को इस समझौते का लाभ नहीं मिलने के कारण से इस समझौते को स्वीकार नहीं किया गया। इस समझौते को बोल्शेविक समझौता कहा गया। मैं आपको बतला दूं, 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। बोल्शेविक का शाब्दिक अर्थ होता है बहुसंख्यक और उसके विरुद्ध होता है एक शब्द मेंशेविक और इसका शाब्दिक अर्थ होता है अल्पसंख्यक। तो बोल्शेविक समझौता इसलिए कहा गया कि इसमें ठाकुर या अनूप सिंह जो था या जो ठिकानेदार था उसके पक्ष में समझौता हुआ और किसानों के पक्ष में नहीं हुआ, इसलिए किसान अल्पसंख्यक कहलाए थे। इसलिए बोल्शेविक कहकर इस समझौते को स्वीकार नहीं किया। फिर सरकार ने ट्रेंच कमीशन का गठन किया, लेकिन ट्रेंच कमीशन को भी किसानों ने स्वीकार नहीं किया और उसका बहिष्कार किया। उनका ये मानना था कि ट्रेंच कमीशन भी सरकार का पक्ष रखेगा या सरकार की बात कहेगा और ठिकानेदार को लाभ देगा, इसलिए किसानों ने इसका बहिष्कार किया। आखिरकार 23 जुलाई 1923 को एक बहुत महत्वपूर्ण घटना यहाँ पर घटी। गोविंदपुरा नामक गांव में, गोविंदपुरा जो चांदखेड़ी के नाम से भी जाना जाता है, इस गांव में किसानों की एक सभा हो रही थी 23 जुलाई 1923 को
और सरकार ने दमन कर प्रारंभ किया, गोलीबारी की, और इस गोलीबारी में 2 किसान शहीद हुए जो बड़े प्रसिद्ध नाम रहे, रूपाजी और कृपाजी धाकड़। यहाँ पर भी धाकड़ जाति ही किसानों के रूप में इस आंदोलन में सक्रिय हो रही थी। तो यहाँ रूपाजी और कृपाजी धाकड़ इस आंदोलन में शहीद हुए थे। ये बात याद रखेगा, ये प्रश्न भी कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। जब ये घटना घटित हुई उसके बाद विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़ गए और विजय सिंह पथिक के प्रयासों से 1925 में ठिकाने में बंदोबस्ती व्यवस्था लागू की गई और लगभग लगान दरें निश्चित की गई व कुछ लगान दरें समाप्त कर दी गई। जो अधिक मात्रा में लगान था, जो कर थे, वो समाप्त कर दिए गए, कुछ लगान दरें तय कर दी गई, कम कर दी गई, और इस प्रकार से ये 4 वर्ष के उपरांत ये आंदोलन आखिरकार समाप्त हो गया। तीसरा जो आंदोलन राजस्थान में घटित हुआ था वो था अलवर किसान आंदोलन 1921 से 25। ये भी वही समय है जब बेंगू का किसान आंदोलन हुआ था। ये जो इलाका है अलवर, भरतपुर, धौलपुर आसपास का इलाका, ये इलाका नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। बयाना जो भरतपुर में, वो तो नील की खेती का सबसे बड़ा गढ़ हुआ करता था और इसी के कारण से अलवर में भी नील की खेती होती थी। बयाना, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, ये जो इलाका था यहाँ पर नील की खेती हुआ करती थी। बयाना इसका गढ़ हुआ करता था और ये जो नील की खेती थी ये नकदी फसल होने के कारण से किसान इस पर बड़े ध्यान देते थे क्योंकि नगद उनको प्राप्त होता था। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि किसानों की जो खड़ी फसल हुआ करती थी उसको सुअर रौंद देते थे, यानी कि उनको नुकसान पहुंचाते थे, फसल को खराब कर देते और सुअरों को मारने की इजाज़त नहीं थी। किसी भी सूरत में सुअरों को मारने की इजाज़त नहीं थी। और फिर किसानों व अलवर नरेश के बीच एक समझौता हुआ। उस समय अलवर के नरेश हुआ करते थे, महाराज हुआ करते थे, महाराजा जय सिंह, इनके बीच में और किसानों के बीच में एक समझौता हुआ और महाराजा जय सिंह ने सुअरों को मारने की इजाज़त किसानों को प्रदान कर दी और इसी के साथ ये आंदोलन समाप्त हो गया। इस आंदोलन को सुअर विरोधी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये सुअरों के विरोध में किया गया था, सुअरों को मारने की इजाज़त इसमें प्राप्त हुई थी। इसी समय अलवर के ही पास में एक स्थान है नीमूचाना, वहाँ पर भी किसान आंदोलन हुआ था अलवर में ही 1925 ईस्वी में। उस समय भी अलवर के जो नरेश थे वो जय सिंह थे। इन्होंने 1925 में सुअरों को मारने की इजाज़त तो दे दी थी लेकिन साथ ही साथ लगान में भी वृद्धि कर दी और लगान वृद्धि के विरोध में ही आखिरकार यह आंदोलन हुआ। 14 मई 1925 को नीमूचाना में नरेश जय सिंह ने एक आदेश प्रदान किया। उस समय उनकी सेना के कमांडर हुआ करते थे छज्जू सिंह। छज्जू सिंह को उन्होंने आदेश प्रदान किया कि किसान सभा पर गोलीबारी प्रारंभ कर दी जाए। किसान सभा पर जो गोलीबारी हुई थी उस गोलीबारी के कारण से बहुत सारे किसान लोग आखिरकार मारे गए थे, बड़े मात्रा में किसान शहीद हो गए थे। और इस छज्जू सिंह को इसी कारण से एक नाम से जाना जाता है, राजस्थान का जनरल डायर। यह घटना 14 मई 1925 की है। नीमूचाना में छज्जू सिंह नामक व्यक्ति ने नरेश जय सिंह के आदेश पर गोलीबारी प्रारंभ की, बहुत सारे किसान शहीद हुए और इसी कारण से छज्जू सिंह को जनरल डायर, राजस्थान का जनरल डायर के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में इसे दोहरी डायर शाही बताया। दोहरी डायर शाही इसलिए कि डायर ने जलियांवाला बाग में इसी प्रकार का हत्याकांड किया था और वही हत्याकांड आखिरकार नीमूचाना में हुआ था, इसलिए दोहरी डायर शाही। और इस कांड को, इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग कांड से भी ज़्यादा विभत्स महात्मा गांधी ने बतलाया था और ये घटना नीमूचाना की आंदोलन की घटना मानी जाती है। इसी के पश्चात एक किसान आंदोलन हुआ था बूंदी में, जो बूंदी किसान आंदोलन कहा गया। इसको बरड़ आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, जो 1926 में हुआ था। बरड़ क्यों कहा जाता है कि बूंदी के दक्षिण पश्चिम का जो क्षेत्र है, बूंदी के दक्षिण पश्चिम का जो क्षेत्र है वो बरड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और इसी इलाके में ये आंदोलन हुआ था। इसी कारण से इस आंदोलन को बरड़ आंदोलन कहा गया। इस आंदोलन में डाबी नामक गांव में झंडा गीत गाते हुए नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हुए थे।
याद रखिएगा। वैसे नानक जी भील का नाम ही आता है, देवीलाल गुर्जर का नाम नहीं आता। मैं आपको बता दूं कि डाबी नामक गांव में झंडा गीत गाते हुए नानक जी भील तो शहीद हुए ही थे, उनके साथ देवीलाल गुर्जर नामक किसान भी शहीद हुए थे। और इसी डाबी में साधु सीताराम दास ने किसान पंचायत का गठन किया और इसका अध्यक्ष बनाया गया हरलाल भड़क को। किसान पंचायत का गठन सीताराम दास के द्वारा किया गया, जिसका अध्यक्ष बनाया गया हरलाल भड़क को। और इस आंदोलन में रामनारायण चौधरी, हरिबाऊ किंकर, केसरी सिंह बारहट, भंवरलाल स्वर्णकार तथा विजय सिंह पथिक जैसे महत्वपूर्ण नेताओं का भी योगदान रहा। समय समय पर ये आंदोलन से जुड़ते रहे और आंदोलन को दिशा और गति प्रदान करते रहे। लेकिन इस आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता जो थे वो पंडित नैनूराम शर्मा थे। हालांकि बहुत से नेताओं ने इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई थी, लेकिन सबसे प्रमुख नेता जो इस आंदोलन के थे, बूंदी किसान आंदोलन के या बरड आंदोलन के, वो थे पंडित नैनूराम शर्मा। आखिरकार इस आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के कारण से सरकार को झुकना पड़ा और किसानों को रियायत प्रदान करनी पड़े। इस कारण से आखिरकार बूंदी का ये आंदोलन, जो बरड आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ये 1926 में समाप्त हो गया था। एक आंदोलन होता है डाबरा आंदोलन। डाबरा वास्तव में नागौर जिले की डीडवाना तहसील में एक गांव है। इस गांव में डाबरा का किसान आंदोलन हुआ था। 13 मार्च 1947 को एक बहुत महत्वपूर्ण घटना यहाँ घटी। 13 मार्च, आज़ादी से जरा सा पहले 13 मार्च 1947 को भगवती प्रसाद माथुर की अध्यक्षता में एक आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और इस आंदोलन के दौरान चुन्नीलाल शर्मा की अध्यक्षता में डाबरा में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। डाबरा में एक किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता की थी चुन्नीलाल शर्मा ने। और इस किसान आंदोलन में सरकार ने गोलियां चलाई और यहाँ पर अनेक किसान शहीद हुए थे। और जब ये घटनाक्रम हुआ तब उस समय सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने इस घटना की बहुत बड़े पैमाने पर निंदा की थी। और इसी कारण से शहीदों की स्मृति में प्रतिवर्ष डाबरा में शहीद मेला भरता है। 13 मार्च को शहीद मेला यहाँ पर भरा जाता है, जो डाबरा शहीद मेले के नाम से जाना जाता है। अगला जो किसान आंदोलन था वो सबसे महत्वपूर्ण था, शेखावाटी किसान आंदोलन। और इस आंदोलन की बहुत बड़ी विशेषता ये थी कि इस आंदोलन में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान था। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। हम यूँ कहें कि ये आंदोलन महिलाओं का आंदोलन था तब भी गलत नहीं होगा। 1921 में हरलाल सिंह और उनकी पत्नी किशोरी देवी ने शेखावाटी क्षेत्र में किसान पंचायतों का गठन किया। किसान पंचायतों का गठन किसानों की समस्याओं के निस्तारण के लिए किया था। यहाँ पर शेखावाटी क्षेत्र में पंचपाने कहलाते थे। पंचपाने यानी कि 5 प्रमुख ठिकाने, जिनमें एक था डूंडलोद, मलसीसर, नवलगढ़, मंडावा और बिसाऊ। ये 5 ठिकाने हुआ करते थे जो शेखावाटी के प्रसिद्ध ठिकाने थे और इनको पंचपाने के नाम से जाना जाता। याद रखिएगा, ये जनरल नॉलेज का प्रश्न है। पंचपाने, शेखावाटी के पंचपाने डूंडलोद, मलसीसर, नवलगढ़, मंडावा, बिसाऊ। ये जो पंचपाने थे, इनके जो ठिकानेदार थे, जागीरदार जो थे, इन्होंने जनता के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर अत्याचार प्रारंभ किए। इनकी नीति जो लगान नीतियाँ थी वो भी बहुत गलत थी। और इस इलाके में बारिश कम होने के कारण से यहाँ पर प्राय अकाल भी पड़ता रहता था। और इन सब समस्याओं के विरोध में भारतीय जाट महासभा का झुंझुनू में एक वार्षिक अधिवेशन हुआ। भारतीय जाट महासभा का झुंझुनू में एक वार्षिक अधिवेशन हुआ था। किशोरी देवी, दुर्गा देवी, जानकी देवी, अंजना देवी, गौरबा देवी, भगवती देवी, इन महिलाओं ने 1934 में कटराथल नामक स्थान पर, कटराथल सीकर के जस्ट पास में स्थित है, कटराथल नामक स्थान पर इस आंदोलन को प्रारंभ किया था। यहाँ पर देखिए सारी की सारी महिलाएं हैं। किशोरी देवी जो थी वो हरलाल सिंह की धर्मपत्नी थी। इन्होंने महिलाओं का नेतृत्व किया था। 1934 में ही सीकर के पास में एक छोटा सा ठिकाना है सीहोट, सीकर के पास में, इसके ठिकानेदार थे मान सिंह। इनके द्वारा जब जाट महिलाओं पर अत्याचार किया गया तब इसके विरोध में किशोरी देवी के नेतृत्व में 10,000 जाट महिलाओं का सम्मेलन हुआ था। बहुत बड़े पैमाने पर 10,000 जाट महिलाएं सीहोट नामक स्थान पर जुटी। 1934 में किशोरी देवी के नेतृत्व में जाट महिलाओं का विशाल सम्मेलन 1934 में बुलाया गया था। और इसी दौरान 1934 में
ढूंढलोद के तत्कालीन ठिकानेदार हुआ करते थे ईश्वरी सिंह। ढूंढलोद के ठिकानेदार ईश्वरी सिंह ने जयसिंहपुरा, झुंझुनू के पास में जयसिंहपुरा नामक गांव है, जयसिंहपुरा में किसानों पर गोलियां चलवाई, जिसके कारण से कई किसान शहीद हुए और आज भी वहां पर शहीद दिवस मनाया जाता है। और इसके विरोध में जयपुर रियासत ने ईश्वरी सिंह को सजा सुनाई थी। ये जयपुर राज्य में किसी ठिकानेदार को प्रदान की जाने वाली पहली सजा थी। 1935 में खुड़ी कुदन, सीकर के पास में गांव है खुड़ी और कुदन, इस गांव में नरसंहार जो हुआ था इसकी चर्चा ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स में की गई। ब्रिटिश संसद का द्वितीय सदन, ऊपरी सदन जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है, उसमें भी 1935 में हुए खुड़ी और कुदन गांव के नरसंहार की चर्चा की गई। और इस नरसंहार के विरोध में 26 मई 1935 को सीकर दिवस मनाया गया था। इस नरसंहार के विरोध में 26 मई 1935 को सीकर दिवस मनाया गया था। 24 अप्रैल 1939 को कटराथल में अनेक महिलाओं को भी मौत के घाट उतार दिया गया, जो इतिहास में कटराथल हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। कटराथल में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ था और कटराथल हत्याकांड हुआ था 24 अप्रैल 1939 को, जिसमें अनेक महिलाएं भी शहीद हुई थी। और एक छोटा सा आंदोलन दुधवा खारा, जो चूरू जिले का एक छोटा सा गांव है, वहां पर हुआ था। बीकानेर रियासत में ये पहला किसान आंदोलन था, बीकानेर रियासत में, क्योंकि चूरू बीकानेर रियासत का भाग था। दूधवा खारा बीकानेर चूरू के पास में गांव था, वहां पर इस आंदोलन की शुरुआत हुई। बीकानेर रियासत के चूरू जिले के दूधवा खारा व कांगड़ गांव, कांगड़ रतनगढ़ के पास में पड़ता है, कांगड़ गांव के किसानों ने आखिरकार इस आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन में जो मुख्य नेता बने थे वेग मघाराम, जो बीकानेर के रहने वाले थे, रघुवीर दयाल गोयल और हनुमान सिंह आर्य, जो यहाँ दूधवा खारा के रहने वाले थे। इन्होंने आखिरकार इस आंदोलन की शुरुआत की थी। इस प्रकार से भारतीय इतिहास में अनेक जगह जो आंदोलन हुए थे, उसी की श्रृंखला में राजस्थान में भी अनेक स्थानों पर किसान आंदोलन हुए, जिनमें प्रमुख आंदोलन रहे बिजोलिया का किसान आंदोलन, बूंदी का किसान आंदोलन, बेंगू का किसान आंदोलन, नीमू चाणा का किसान आंदोलन। इन आंदोलनों का प्रमुख कारण वही बेट भेगा, लगान दरें, कर, लाग बाग आदि थे। और इनके विरोध में किसानों को आखिरकार आंदोलन की राह पकड़नी पड़ी और किसानों के प्रयास कुछ हद तक कामयाब रहे, जहां किसानों को बहुत बड़े पैमाने पर शहीद भी होना पड़ा। बहुत बड़े पैमाने पर किसानों पर अत्याचार करने के कारण से उनकी जानें भी गई थी, लेकिन फिर भी अंततः भारत की आज़ादी के पश्चात धीरे धीरे ये किसान आंदोलन बंदोबस्ती व्यवस्था के कारण से समाप्त होते चले गए, लेकिन फिर भी यदा कदा आंदोलन आज भी देखे जा सकते हैं। तो ये था भारत में, राजस्थान में किसान आंदोलन। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत सी बातें आपके समझ में आई होगी। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।